नमस्कार, मैं दर्शनी प्रिया आज इस पटल पर बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल पर अपने सभी वक्ताओं का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है नया संकल्प, नया हर्ष और नया मन। चूँकि हम सब जानते हैं कि 2022 की शुरुआत हो चुकी है, हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ नए संकल्पों के साथ हमारी जीवन की जो रेखा है वो चल पड़ी है। हम ये भी जानते हैं कि हम हर वर्ष, हर महीने, हर सप्ताह कुछ न कुछ खास करते हैं। खास इस संदर्भ में कि हम अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को लेकर आते हैं, एक पृष्ठभूमि पर लेकर आते हैं, एक पटल पर लेकर आते हैं और कुछ निष्कर्ष पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी वक्ताओं की टीम में अलग-अलग क्षेत्र की ज़्यादातर शिक्षाविद से जुड़ी हुई महिलाएँ हैं, शिक्षाविद हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो मुझे लगता है इस विषय पे हमारे पास काफ़ी बुनियादी उत्तर भी आएँगे और हम बहुत कुछ मौखिक रूप से जानने की कोशिश भी करेंगे कि आज बिहार की इस आधी आबादी ने नए वर्ष में क्या संकल्प लिया है। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने सभी वक्ताओं का। हमारी पहली वक्ता हैं रेखा शर्मा जी, जो कि अभी किसी कारणवश जुड़ नहीं पाई हैं। मेरे ख़्याल से वो बीच में हमसे जुड़ जाएँगी। दिव्या गौतम जी हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, पटना से जुड़ रही हैं। ये पिछली बार भी हमसे जुड़ी थी। स्वागत है दिव्या जी। हमारे पास सुमन जी हैं, सुमन सिंह जी पहले भी आती रही हैं हमारे इस पटल पे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर ममता रानी जी हैं, प्राचार्य हैं और सभी शिक्षाविद 2 शिक्षाविद हैं और सभी सभी वक्ताओं का, सभी आधी आबादी का स्वागत है इस वर्ष में, नए वर्ष में। चूँकि नया वर्ष की ये नई पहल है और इस पटल पे हम लोग मिल रहे हैं और कुछ बातचीत के ज़रिए निष्कर्षों तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाए, चूँकि हम जैसा जानते हैं कि आज हमें नए वर्ष पे नए संकल्प की बातचीत करनी है। बिहार में किस तरह के नए संकल्पों को लेकर बिहार की आधी आबादी आगे बढ़ रही है, उसकी भी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले सुमन जी से बातचीत की जाए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी सक्रिय हैं और मेरे ख़्याल से इन्होंने बुनियादी स्तर पे काफ़ी काम किया है। तो सुमन जी एक सवाल ये, बहुत ही मौजूद सवाल और बहुत ही आधारभूत सवाल कि जब मैं एक लिस्ट देख रही थी, अभी मैंने पीछे एक सूची देखी है, तो हमने देखा कि 2019 की के बरक्स अगर हम तुलना करें तो 2020 में जो वुमेन क्राइम रेशियो है बिहार में, वो काफ़ी ग्रो हुआ है। मेरे ख़्याल से 87% ग्रो हुआ है। असॉल्ट्स के केसेस बढ़े हैं महिलाओं को लेकर। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने एनसीबी ने ये रिपोर्ट जारी की है पिछले दिनों। तो ये जो फिगर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में नई आबादी नए संकल्प के साथ कैसे आगे बढ़े? और वो अगर संकल्प ले, तो फिर इस संकल्प में किस तरह से इस संकल्प के साथ वो किस तरह का संकल्प ले और उसके संकल्प में क्या इस क्राइम रेशियो को जो जो लगातार जिस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं बिहार में महिलाओं के साथ, उसे कैसे कुछ किया कम किया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। इस पटल पे हमें आने का आपने निमंत्रण दिया और स्वीकार किया। इसके लिए पहले बहुत धन्यवाद। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना जितने लोग भी देख रहे हैं सबों को। और आपने बहुत ही ज्वलंत सवाल किया है कि क्राइम की जो रिपोर्ट्स है वो उसके हिसाब से केसेस भी बढ़े हैं और उसका निष्पादन भी हुआ है। उसका सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे विचार से देखा जाए, मेरे नजरिए से अगर देखा जाए, सब लोग की सहमति होगी कि वो इसलिए हुआ है कि लड़कियों में या महिलाओं में शिक्षा का बहुत ही बेतहासा वृद्धि हुआ है। जब लोग शिक्षित होंगे, और शिक्षित सिर्फ ये नहीं कि उनको सर्टिफिकेट मिला है कि वो 10वीं पास हुए हैं या इंटर पास हुए हैं, पर धरातल पर उनकी मानसिकता में भी थोड़ा बदलाव आया है और उस तरीके से वो शिक्षित हुई हैं कि अगर उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी क्राइम होता है, चाहे छेड़छाड़ होती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ दिया जाता है, तो वो अब आगे आके और वो रिपोर्ट कर रही हैं। क्राइम पहले भी होता था, पहले भी लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता था या महिलाओं के साथ होता था, पर वो बोल नहीं पाती थी। तो वो जो एक निरंतर प्रयास से संस्थाओं के द्वारा या शिक्षा के द्वारा, शिक्षण संस्थानों के द्वारा जो लगातार प्रयास है उनको बोलने की दिशा में कि आप पढ़ाई के साथ साथ बोलना भी सीखो और अपनी बात को रखना भी सीखो, और अगर गलत हो रहा है तो उसके विरोध में आवाज भी उठाओ, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये सच बात है कि रिपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अब रिपोर्टिंग हो रही है। अगर कोई भी लड़की या महिला अब एफआईआर करने जाती है तो ऐसा नहीं है कि उनकी सुनवाई नहीं होगी, एफआईआर जरूर होगा, एक उनके स्तरों पर
और विभिन्न जो संस्थान हैं जहां पर लड़कियों की ज्यादा संख्या है जाने की, चाहे वो कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो या कोई भी वर्किंग प्लेस हो, वहां पर विभिन्न तरह की कमेटियां भी बन रही हैं, जिसको जेंडर कमेटी कह रहे हैं, वर्किंग कमेटी कह रहे हैं। उन कमेटियों में भी वो जो है शिकायत जा रही है और उसकी सुनवाई हो रही है। तो स्वाभाविक है कि जब रिपोर्ट रिपोर्ट होगा, तब जब वो कंप्लेन करेंगी, तो जहां कंप्लेन करने का जगह था वहां पे वो पहुंच रही है, उनकी एक प्रश्न जागरूकता बढ़ी है। एक प्रश्न चूंकि आप चर्चा कर रही हैं क्राइम की, क्राइम रेशियो पे बातचीत हो रही है और बात हो रही है जी बिहार की, और जी बात ये भी हो रही है कि आधी आबादी किस तरह खुद को सुरक्षित रखे और उसे कितना प्रोटेक्शन राज्य सरकार से मिल रही है या फिर संबंधित राज्यों से या आई मीन संबंधित संस्थाओं से मिल रही है। वो एक बहुत जी बुनियादी सवाल जो में अक्सर होता है हमारे सिस्टम में। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारी महिलाएं, मैं खासतौर से बिहार की बात कर, क्योंकि चर्चा भी वही की हो रही है, तो जी एक पीसीआर कॉल की जो बात हो रही है, जैसे समूचे देश में कई प्रदेश हैं जिन्होंने अपने यहाँ पीसीआर महिला कॉल की व्यवस्था कर ली है। किसी भी जी आपात स्थिति में अपने आप को अगर असुरक्षित महसूस करती है तो वो तुरंत तत्काल ही पीसीआर कॉल पे जो है वो सूचना दे और अपने आप को पुलिस प्रोटेक्शन मंगाए या फिर किसी महिला विंग को कॉल करें। क्या ऐसी सुविधा बिहार में और बिहार के राजनीतिज्ञों को नहीं दिख रही है? क्या उनकी जो ये बहुत बुनियादी समस्या है मुझे लगता है, और इस पे जी क्या जी ऐसा है कि इस बार नए संकल्प के तौर पे महिलाएं ये मांग रखें संबंधित प्रतिनिधि से, संबंधित राज्य सरकार से कि उनको पीसीआर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए? हाँ, मेरे ख्याल से आप मैंने पटना उसकी में दिव्या जी भी पटना में है, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे और ये युवा हैं और इनको मालूम होगा कि पीसीआर की स्थिति क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने पीसीआर 100 नंबर कॉल की सुविधा की व्यवस्था कर ली है, कुछ एक राज्यों ने, महाराष्ट्र ने भी की है, बट मेरे ख्याल से बिहार में भी ये सुविधा नहीं है। तो ऐसे में महिलाओं की जो स्थिति है, सुरक्षा को लेकर हम लगातार बात करते हैं, उसको लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, तो कहीं न कहीं ये लैक कर रहा है। दिव्या जी क्या कहती हैं आप? आप युवाओं से मिलती हैं, रही हैं, उनकी क्या समस्याएँ हैं? क्या पीसीआर आने से कुछ समस्याओं में सुधार आएगा या कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल। जब हम महिला सेफ्टी की बात करते हैं, महिला की मोबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि सुमन मैम ने बताया कि अब महिलाएं ज़्यादा एम्पावर्ड हो रही हैं। एम्पावर्ड बहुत ही अब्यूज्ड वर्ड है, फिर भी मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। हुँ, कि लोग, जो महिलाएं हैं बाहर निकल रही हैं, हुँ, काम पे जा रही हैं और वो हुँ, चाहती हैं कि वो जो भी पब्लिक प्लेसेस है, नॉट जस्ट इन देयर हुँ, होम, जो पब्लिक प्लेसेस है वहां हुँ, भी उनकी सिक्योरिटी की गारंटी हो। इसको लेकर के बिहार हुँ, सरकार, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक टोल फ्री नंबर है, 1091 करके नंबर है, बट कितना इफेक्टिव है? आई, यस, यस, हाँ, वन मैं जीरो वही नाइन वन सवाल है। और हुँ, कितना इफेक्टिव है? क्योंकि बहुत समय जब मैं अपने स्टूडेंट से भी मिलती हूँ, रास्ते में, बस पे, पब्लिक प्लेसेस पे जो उनके साथ छेड़खानी होती है, तो बहुत समय उनके पास पता नहीं होता है कि वो कहाँ जाएं। और बहुत समय ये जो नंबर्स होते हैं बहुत स्विच ऑफ होते हैं। जैसे विमेन कमीशन की बात जब हम करते हैं, कि बिहार महिला आयोग की बात करते हैं, तो वहां भी जाने, कभी भी कोई हुँ, प्रॉब्लम में महिलाएं पड़ती हैं, तो उनको अगर लगता है कि हुँ, महिला आयोग के पास जाना चाहिए, तो बहुत समय हुँ, वो रीचेबल नहीं होता है। तो ये हुँ, प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस तो हैं। ये हुँ, चैलेंजेस हैं कि महिलाओं की सिक्योरिटी हुँ, को लेकर के ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जैसा कि हुँ, पब्लिक प्लेसेस की बात की, तो इसको लेकर के भी जो विशाखा गाइडलाइन है, उसके तहत जो हुँ, जो भी पब्लिक प्लेसेस है, जो भी युवाओं को ऑफिसेज मिलती हैं, है उनमें वर्क। उनको कमिटी हुँ, कमिटी गठन हुँ, करने की जरूरत है, और बहुत जगह ये हुँ, कमिटी बनती भी है। लेकिन कमिटी हुँ, कितना वर्क कर रही है, इसको लेकर के भी बात होनी चाहिए। बहुत समय ये होता है हुँ, कि वहां जो है एक पेट्रियार्कल हुँ, माइंडसेट से एक पैट्रनाइज करने हुँ, की कोशिश की जी, जाती है। बहुत समय हुँ, आपको ये कहा जाएगा कि आप उस हुँ, जगह पे अगर कंप्लेन करने के लिए जाते हैं कि आपके साथ वर्क प्लेसेस में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, तो आपको किसी तरह से हुँ, कोशिश की जाएगी कि आप अपनी बात वहां ना हुँ, रखें, या चुप रह जाएं वहां पे, हुँ, या किसी तरह से मतलब हुँ, कमिटी में बात ना जाए। ये इस तरह से कोशिश की हुँ, जाती है कि मतलब वहां तक बातें ना जाए। तो ये जो हुँ, बट पैट्रोनाइजिंग एक चीजें हैं, हायरार्की ये है। जो, हाँ, हुँ, वो उस पे भी बात करने की
सुमन जी कुछ जो कमेटी के लोग हैं वो कितने सेंसिटिव, प्रिया जी, मैं ये कहना चाह रही थी दिव्या जी के बातों के साथ कि अभी देखिए पूरे इंडिया में सभी जगह और बिहार में भी 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है। तो 18 से नीचे के जो भी केसेस हैं, लड़की हो या लड़का हो, चाइल्ड लेबर का मामला हो या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला हो या रेप का मामला हो 18 साल से नीचे की लड़कियों के साथ, या कोई भी छेड़खानी का मामला हो, चाइल्ड मैरिज का मामला हो, तो 1098 पे पूरे पूरे बिहार में नहीं पूरे इंडिया में बहुत सारी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। लगभग 3-4 हजार से ऊपर संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं लगातार। और हम लोग को तो रात को 2 बजे भी फोन आता है और हम लोग तुरंत वहां उपस्थित होते हैं, जल्द से जल्द कोशिश करते हैं रेस्क्यू करें, और पुलिस वहां, हम लोगों के कहने पे पुलिस तुरंत आती है। तो 1098 जो नंबर है वो सबको मालूम होना चाहिए, जो 18 साल से नीचे है, और उनके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। दूसरा है, और कहीं भी दुनिया के किसी कोने से फोन करना है और तुरंत उसकी कार्रवाई होती है, तुरंत विद इन 1 आवर में पूरी कार्रवाई होती है। तो सवाल ये है कि हम क्यों नहीं एक जो एक कंबाइंड नंबर है पीसीआर की सुविधा जो अन्य राज्यों ने दे रखी है, आपात स्थिति में महिलाओं के लिए होना क्यों नहीं चाहिए, और क्यों नहीं ये संकल्प इस बार जो है रखा जाए महिलाओं की ओर से कि इस तरह की व्यवस्था की जाए इतने बड़े राज्य में। और प्रिया जी, बिहार में ऑलरेडी अस्तित्व गाइडलाइन बनी हुई है और उस गाइडलाइन के अंतर्गत महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर भी पूरा प्रयास चल रहा है। और मुझे लगता है कि आप जो बोल रही हैं एक कॉल नंबर पीसीआर नंबर की, वो जरूर होना चाहिए, और वो बनने की प्रक्रिया भी है और उसको अप्रूवल भी मिला हुआ है कमेटी से। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा हम लोग और इसको जोरदार आवाज से उठाए तो बिहार में बन ही जाएगा। थोड़ा बिहार में चीजें करने के लिए जो है ना थोड़ा सा दबाव बनाना पड़ता है, पर हो जाता है, हमें लगता है। एक्चुअली है क्या सुमन जी, लेकिन जी ममता जी आप ऐड। हाँ, एक्चुअली है क्या कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी है, पीसीआर नंबर भी, ये कितना ज्यादा काम करता है यह बहुत जरूरी है। नंबर बहुत है। पूछा है मेरे ख्याल से दिव्या जी, चूंकि युवा हैं और लगातार इनका वाबस्ता युवाओं से पड़ता है, चूंकि रेखा मैडम भी हैं और आप लोग, रेखा मैडम मेरे ख्याल से जुड़ नहीं पाई हैं, वो भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो मैं उनसे भी सवाल लेने की कोशिश करती हूँ। बट सवाल ये है कि इन्होंने विशाखा गाइडलाइंस की बात की, जो कार्यस्थल पे एट्रोसिटी होती है महिलाओं के साथ, उनके साथ असॉल्ट्स के केसेस होते हैं एट वर्क प्लेस, कितने ऐसे मामले हैं जो दर्ज किए जा रहे हैं, कितने ऐसे संस्थान है जहाँ पे एक्टिव है या महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, और कितने ऐसे संस्थान है जहाँ पे कंप्लेंट के बाद क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है, उसका फॉलो अप हुआ है या उस पर कुछ निष्कर्ष निकला है। तो सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है जो दिव्या जी ने उठाया है कि सिर्फ आपने गाइडलाइंस क्रिएट कर दिए या सिर्फ आपने व्यवस्थाएं बना दी और उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, उसे एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से सारी जो हमारी कवायद है वो फिर बेकार है। अगर हम इस पे अगर हम उस पे काम ना करें, तो अगर वो सक्रिय नहीं है कोई भी सेल तो मुझे लगता है शायद इस पे काम करने की जरूरत है बिहार की सरकार को, या तमाम जितनी भी जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी विंग हैं उनको सक्रिय किया जाए, महिलाएं बेझिझक जाएं, अपनी कंप्लेंट दायर करें, या कोई भी समस्या हो तो उनका तत्काल निराकरण हो। शायद मेरे ख्याल से ममता जी भी यही कह रही हैं शायद। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। और एक चीज मैं पहले कहूंगी कि देखिए, सबसे पहला जो संकल्प है वो महिलाओं का यह होना चाहिए कि हम अपनी इज्जत खुद करें और हर महिला की इज्जत करें। देखिए, जितना ये विशाखा गाइडलाइंस की बातें हो रही हैं, जो वर्क प्लेस पर एट्रोसिटीज की बातें हो रही हैं, आप देखिएगा यूजुअली उन सभी कमीशंस में जो भी कमिटी है, वुमेन हैरेसमेंट सेल है, उसमें महिलाएं होती हैं और महिलाएं ही ऐसे कंप्लेन को डिस्करेज करती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि हम महिलाएं ही अगर इन चीजों को नहीं लेकर के आएंगे, यूजुअली बात क्या होती है हमारे सोसाइटी में, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग क्या कहेंगे इस करके बहुत सी बातें दबा दी जाती हैं। तो एक शिक्षाविद के नाते मैं एक मोरल पॉलिसिंग की बात जरूर करना चाहूंगी कि हम महिलाओं को पहले ये एकजुट होना होगा कि एक महिला की इज्जत तमाम महिलाओं की इज्जत है, और अगर कहीं से भी यह एक बात उठती है तो बिना किसी भेदभाव के हम महिला एक जाति के तौर पर पहले इस चीज को उठाएं, और यह बात ना हो कि कोई कंप्लेन कर रही है, ये बात बढ़ेगी तो शिकायत हो जाएगी।
बस ये जाने कि जैसे हम अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए कंसर्न रहते हैं, वैसे हर महिला के लिए कंसर्न रहना होगा। तो सबसे बड़ा जो मेरा संकल्प होता है वह यह होता है कि हर महिला महिला होने की इज्जत करे, यह बहुत जरूरी है। और इसी के तहत ममता जी आपके संकल्प से इत्तेफाक रखती हूँ। बहुत अच्छा आपने कहा कि महिलाओं को एकजुट होना चाहिए, एक वर्ग के तौर पे देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी बहुत बुनियादी है कि क्या हमारे समाज को उस लेंस को बदलने की जरूरत नहीं है जिस लेंस से महिलाओं को देखा जाता है? आप ये फर्ज करें कि हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो बेशक सामने आती हैं और रिपोर्ट दर्ज करती हैं। मेरे ख्याल से 80% तो बिल्कुल भी नहीं आती। मेरे ख्याल से वैसे केस दर्ज ही नहीं हो रहे हैं किसी भी मामले में, चाहे वो ईव टीजिंग का मामला हो, छेड़छाड़ का हो, या फिर स्टॉकिंग का मामला हो। कोई भी मामले हर सिर्फ 20% दर्ज होते हैं, जिसकी एक मूल वजह है कि जिस समाज ने दर्शनी प्रिया जी, इसी पर मैं आ रही थी। यही बात मैं कह रही थी कि महिला, हर पीड़ित महिला चाहती है कि इंसाफ मिले, वह कंप्लेन करना चाहती है, लेकिन जो दूसरे उसके आसपास की महिलाएं हैं, जो उसके आसपास का समाज है, वह उसको ऐसा करने नहीं देता। तो मैंने इसीलिए कहा कि हर महिला को इस फ्रंट पर आगे आना होगा। जो जिस मॉरल पुलिसिंग की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हर महिला को अपने घर के भाइयों को, अपने घर के बेटों को यह एक बुनियादी शिक्षा देनी होगी कि एक महिला की तुम इज्जत करो। अगर वह गलत करता है तो उस घर की महिला को भी आगे आना होगा कि तुमने गलत किया है एंड यू मस्ट बी पनिश। यही मैं कह रही हूँ कि महिला होने के भाव को इज्जत देने की जरूरत है, और यह हर महिला अपने घर से इसकी शुरुआत करे। यह बहुत जरूरी है कि एक स्त्री है, इस नजरिए को हम सलाम करें। और ये मॉरल पुलिसिंग की जो मैंने एक चर्चा की थी, वह इसी भाव से की थी कि हर घर में ये महिला को बताया जाता है कि डूज एंड डोंट्स, क्या करो क्या नहीं करो। दरअसल अब समय है कि बेटों को बताया जाए, अब समय है कि भाइयों को बताया जाए उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जानी चाहिए। अब वक्त यह है कि पुरुषों के लिए, माफ करेंगे पुरुष समाज अगर इससे आहत होता है, लेकिन यह क्राइम जो होता है वो कहीं ना कहीं उस सेक्स के जरिए किया जाता है महिला के ऊपर। तो अब उनको जागरूक करने की और उनको बदलने की दिशा में ज्यादा काम होना चाहिए। और वो घर एक प्रथम पाठशाला है, तो घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। मैं ये एक सोच आज रखना चाहती हूँ नए साल के संकल्प में कि हर महिला अपने घर के पुरुषों से इसकी शुरुआत करे। बहुत बढ़िया। हम यहाँ बराबरी की बात कर रहे हैं, समावेशीकरण की बात कर रहे हैं, और समाज के उस लेंस को बदलने की बात कर रहे हैं जहां से ये स्टीरियोटाइप थॉट्स निकलते हैं, और जहां से जिस तरह की अपब्रिंगिंग में बच्चों को रखा जाता है, मेरे ख्याल से वो समानता का भाव दोनों के लिए होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तभी ये पूरा सिस्टम बदलेगा। बहरहाल हम दिव्या जी की तरफ आते हैं और दिव्या जी से एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि दिव्या जी शिक्षा से जुड़ी हैं। दिव्या जी, क्राइम के बाद, वुमेन सेफ्टी के बाद बिहार में एक सबसे बड़ी जो चुनौती है वो शिक्षा की रही है। अगर हम ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें अपने बिहार में, तो 69.3 समथिंग 83% के आसपास है। मेरे ख्याल से ये अपडेटेड आंकड़ा नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा उछाल या थोड़ी सी उछाल आई होगी। ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, उसमें 70%, 70.3 परसेंटेज जो है वो मेल का है, 53% है महिलाओं का है। ये तो आपका शहरी है, शहरी आंकड़ा बता रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा इतर से अगर हम लिटरेसी की बात करें, गाँव की रूरल लिटरेसी की बात करें, वहां पे एक बहुत बड़ा गैप दिखता है मेल में और फीमेल लिटरेसी में। अगर हम मेल की बात करें, 51 पॉइंट का आंकड़ा दिखा रहा है। अगर हम फीमेल की बात करें, वहां सिर्फ 29.69% का आंकड़ा दिख रहा है। तो ये जो गैप है, इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए? गांव गांव तक जो शिक्षा का एक फासला है मेल और फीमेल के बीच का, वो कैसे गैप अप हो? तो उस पर थोड़ा आप बताएं कि क्या नए संकल्प में ये भी जुड़ना चाहिए कि ये जो गैप है वो खत्म हो, मेल और जी फीमेल लिटरेसी का? जी, मुझे लगता है कि ये जो लिटरेसी रेट की जब मैं बात कर रही हूँ और एजुकेशन ईयर ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं कि विमेन जो हैं वो कितने साल तक एजुकेशन पा रही हैं, उसके बहुत सारे, एक तो अभी 14 इयर्स तक जो राइट टू एजुकेशन है, सारे बच्चों को राइट टू एजुकेशन है, उसको 14 से लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि 18 करना चाहिए, कि 18 इयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है सभी बच्चियों को मिलनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की भी बात करना जरूरी है, कि अगर प्यूबर्टी के एज में
मेंस्ट्रुएशनल टाइम में अगर स्कूल जाती हैं तो क्या उनके लिए प्रॉपर वॉशरूम है अवेलेबल, क्या उनके जाने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो होनी चाहिए वो अवेलेबल है। जो हमारे बिहार में अभी साइकिल अभियान, आपको पता होगा कि महिलाओं को साइकिल दिया जा रहा है स्कूल जाने के लिए, ड्रेसेस मिल रहे हैं, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उनको पढ़ाई की वजह क्या है, पढ़ाई क्या बस शादी के लिए एक से अभी तक जो महिलाओं की जो पढ़ाई होती है कि कितना डिमांड है मैरिज मार्केट में पढ़ाई के लिए, अगर इतना पढ़ लेंगी तो मैरिज मार्केट में वो सेलेबल होंगी। तो ये जो पढ़ाई का जो पर्पस है और मेन का जो है वो है कि वो कमाएंगे। जब तक ये सोच में भी बदलाव नहीं आएगा, एक तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस की जरूरत है, दूसरी बात जो सोच है पढ़ाई को लेकर के, महिलाओं की पढ़ाई किस लिए, महिलाओं की भी पढ़ाई अगर वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट, क्योंकि आपको पता होगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो विमेन का है बिहार में वो सबसे कम है, 4.1% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। यहाँ मैं गांव की महिलाओं के बारे में बात की, अब शहर की महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि शहर की महिलाओं के पास MA, बहुत अच्छी डिग्रियां, PhD भी हैं, लेकिन वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं है। ये डिग्रियां शादी तक ही रह जाती है, वो मतलब इकोनॉमी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। उसका क्या रीजन है? क्या हम लोग एक बेटर वर्क प्लेस उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फैमिली सपोर्ट उस तरह से नहीं है कि एक बड़ा वर्क फोर्स जो है अभी तक जो है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो दीज आर द बोथ द रीजन। एक रीजन तो एक घर से एक मेंटालिटी, एक सोच जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये हमारे तरफ से क्या इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है विमेन एजुकेशन को लेकर के, उसमें भी चेंजेस लाने की जरूरत है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा। और विमेन वेजेस की भी अगर हम बात करें, वर्कफोर्स लेबर की अगर आप चर्चा कर रही थी, जिक्र कर रही थी, तो उसमें वेजेस को लेकर भी काफी डिफरेंसेस हैं। जो कि मैं आंकड़े देख रही थी उसमें मुझे पता चला कि विमेन जो वेजेस है उसको लेकर भी काफी एक बड़ा गैप है, जिसे भी पाटने की जरूरत है। चूंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है जहाँ पे हम अपनी बात रख सके, या वैसी महिलाएं जो शिक्षित नहीं है या फिर कुछ बोल नहीं पा रही हैं, वो सिस्टम के साथ लड़ नहीं सकती, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट। हाँ, एक सेकेंड दर्शनी जी, वेजेस में जो डिफरेंसेज है, अगेन वो एक माइंडसेट है कि महिलाएं कमजोर हैं और वो काम उतना नहीं कर पाती जितने पुरुष करते हैं, जबकि बायोलॉजिकली यह प्रूव्ड है कि महिलाएं ज्यादा स्ट्रांग हैं, बोझ उठाने से लेकर के और बाकी तमाम कामों के लिए उनमें शक्ति ज्यादा है। लेकिन यह एक माइंडसेट कि महिलाएं कमजोर होती हैं, उसको कम पैसे में काम करवा लो, तो वेजेस इस कारण भी कम है। सुमन जी आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगी, आते हैं इनकी तरफ। चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव तक जाती रही हैं, मेरे ख्याल से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपका संपर्क रहा है, आप महिलाओं से मिलती हैं। तो बस एक बड़ा ही बुनियादी सवाल है कि जिस तरह से आप बात कर रही थी कि पंचायतों में महिलाओं की जो स्थिति है या उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है लगातार। पंचायत में महिलाएं चुन के आ रही हैं और लगातार वो अपनी उपस्थिति सशक्त तरीके से दर्ज कर रही हैं। क्या ये हम मान के चलें कि कहीं सिर्फ जो है उनकी जो उपस्थिति है वो पंचायतों तक सीमित हो गई है और इससे ये मान लिया गया है कि वो लिटरेट हो गई हैं, सशक्त हो गई हैं, और वो मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा से जुड़ रही हैं? क्या हम ये मान के चलें कि सिर्फ पंचायत चुनाव और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रीय चुनाव जो होते हैं, क्या उनकी सशक्तता का आधार बन रहे हैं, एम्पावरमेंट का आधार बन रहे हैं? या फिर एम्पावरमेंट की कुछ डेफिनेशंस और हैं, जैसे महिलाएं शिक्षा में भी आगे आए, जैसे अभी लेबर फोर्स की बात हो रही थी उसमें भी वो बराबरी का हक रखें, उनको सुरक्षा मिले, खुलकर अपनी बात रख सके वो। तो क्या ये तमाम चीजों को जब हम एक साथ समावेश करके चलें तो वो एक कंप्लीट पैकेज बनेगा कि महिला सशक्त हुई है, या सिर्फ इसलिए कि महिलाएं पंचायत में चुनाव जीत कर आ रही हैं, वो प्रतिनिधि बन रही हैं, तो अब वो सशक्त हो गई हैं? तो आपका क्या अनुभव है, चूंकि आप गांव तक जाती हैं, क्या कुछ है महिलाओं इसको? दर्शनी प्रिया जी, देखिए अभी आपके जो सवाल थे उसके जवाब में मैं यही कहूंगी कि मैं अभी भी गांव में ही बैठी हूँ और आज दिन में पहली बार, मैं अपने जीवन में पहली बार मैं काफी इन्वॉल्व रहती हूँ पंचायत के कामों में, या इस तरह के जब चुनाव होते हैं महिलाओं को लेकर मैं काफी इन्वॉल्व रहती हूँ। बट पहली बार मैं एक महिला प्रमुख
और इस तरीके की जो जिस लड़की को हमने पढ़ाया अपने शिक्षा केंद्र में, वो आज चुनाव जीत के आ रही हैं, मुखिया बन रही हैं और प्रमुख बन रही हैं। मैं गई थी आज पहले, मैंने देखा कि जो सिचुएशन आज से 3 इलेक्शन पहले तक महिलाओं का था कि अगर वो शपथ ग्रहण भी करती हैं, वो अगर प्रमुख होके ब्लॉक में जा रही हैं ऑफिस में बैठने, तो साथ साथ में बिल्कुल उनके पति या उनके घर का जो भी पुरुष है वो साथ में रहता था। बट आज तो बिल्कुल ही नजारा अलग है। नजारे ये है कि वो एक तो पढ़ी लिखी है, और इस बार के इलेक्शन में मैं सच बता रही हूँ, अगर पूरे बिहार का डेटा इकट्ठा किया जाए तो आपको 80% जो महिलाएं आई हैं चुन के हर एक स्तरों पे, उसमें पढ़ी लिखी महिलाएं आई हैं। 2 इलेक्शन पहले तक हम लोग कहते थे ये अंगूठा छाप महिलाएं हैं, इसलिए उनके पति और उनके घर के जो पुरुष हैं वो सामने सामने रहते हैं और वही काम संभालते हैं। बट अभी आप देखिए धीरे धीरे आज के सिचुएशन में शिक्षा की वजह से शिक्षित लड़कियां और महिला लड़कियां, हमारे जिले में तो अनमैरिड लड़की MBA करके अभी जिला परिषद अध्यक्ष घोषित हुई है, बिंदु गुलाब यादव। तो देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, ये बहुत बड़ा। सिर्फ हल्ला, देखिए हम लोगों ने, हम कहते थे हम लोग कि हंगामा खड़ा करना सिर्फ हम लोगों का काम नहीं है, सूरत भी बदलनी चाहिए, और वो दिख रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामाजिक बदलाव है या सिस्टमेटिक बदलाव है, पर हाँ सामाजिक बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो अब दिख रहा है। और महिलाएं सिर्फ हल्ला नहीं कर रही है, महिलाएं धीरे धीरे उन सारे सिस्टम के अंदर अपना पैर जमा रही हैं और मजबूती के साथ वो अपनी बातों को भी रख रही है। आज जब बात हो रही थी तो आप देखिए मेरी जो शिक्षा केंद्र में, किशोरी शिक्षा केंद्र में जो लड़कियां पढ़ रही थी, इस पूरे जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर लगभग 40% लड़कियां हर एक पदों पर जीत के आई हैं, और पीछे से बोल रही थी दीदी हमको पहचानी, दीदी हमको पहचानी। तो आप ये समझिए कि मेरे लिए इससे बड़ा और कोई पुरस्कार की बात नहीं हो सकती है। या मेरे जैसे जो लोग भी पूरे बिहार के अंदर सामाजिक बदलाव के लिए काम किया 20 साल 25 साल पहले से, उसके परिणाम इतने सालों बाद ही सही पर अब दिख रहा है। और ये बदलाव एक संकेत देता है कि ये पंचायत तक नहीं रुकेगा। आप देखिए अभी बिहार के लेजिस्लेटिव में भी वही लड़कियां और वही महिलाएं चुन के जाएंगी। तो इसलिए हम यही नहीं देख रहे हैं कि जो बदलाव हम लोग देखना चाह रहे हैं वो सिर्फ पंचायत में दबा रह जाएगा, नहीं, वो स्टेट तक जाएगा और वो दिल्ली तक जाएगा। आप देखिए हमारे यहाँ की लड़की, सुमन जी, वो जो आप डेटा बता रही हैं वो बहुत सीमित है। मुझे लगता है कुछ एक, अगर हम समूचे आबादी का एक डेटा निकालें तो जो आप उदाहरण दे रही हैं तो वो बहुत सीमित है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हम आग की बात करें उसका फैलना अभी बहुत बाकी है। बहुत ऐसे क्षेत्र जहां मैं जानती हूँ, मैं बहुत एक ताजा उदाहरण देती हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग भी रूबरू हुई होंगी। अभी रिसेंटली एक बहुत ही वायरल वीडियो हुआ था, शायद वो बिहार से ही आया था, किसी पंचायत का था। आई डोंट नो आप लोग देखी है या नहीं, लेकिन वो बहुत शॉकिंग वीडियो था जिसमें भाषाई और जातिगत आधार पे एक महिला पंचायत को और महिला प्रतिनिधि को बहुत क्रूरता के साथ पीटा जा रहा था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दस्तखत नहीं कर रही थी, और सिर्फ इसलिए कि वो अपने हक की बात कर रही थी, अपने अधिकार की बात कर रही थी। तो ऐसे में कैसे हम महिला सशक्तिकरण की बात करें? कैसे हम सिर्फ एक छोटे आंकड़े से लेकर बड़े आंकड़े में नहीं, अभी देखिए, अभी हम लोग आधे रास्ते में हैं, पूरा रास्ता अभी तय करना बाकी है। तो जहां कहीं भी इस तरह की समस्याएं हैं, और ये बात सही है कि महिलाएं जो कमजोर वर्ग से आ रही हैं, वहां अभी ज्यादा जोर लगाना, उनकी आवाज को बुलंद करना, अभी बहुत काम करना है। अभी नहीं है कि हम तुरंत में कहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर ये रफ्तार रहा तो शायद हम अगले 5 सालों में और 10 सालों में शायद हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो वो जो एक आपने आज जो आपका कैप्शन है ना, आधी आबादी का नए साल में जो संकल्प, ये संकल्प तो लेने का जरूरत है, और एक महिला को लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आप जो 4-5 लोग अभी स्क्रीन पे हैं, इनके साथ जो पीछे से इतनी सारी महिलाएं अभी चैट कर रही हैं, मैसेजेस भेज रही हैं, उन सबको जुड़ना पड़ेगा और पूरे बिहार से एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी, गांव-गांव से आवाज उठानी पड़ेगी। तो एक तो शिक्षा का अलग जगाना होगा, दूसरा है सिस्टम में गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, वो स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन में उनकी जो सहभागिता है वो हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं। उनको हम साइकिल, पोशाक,
और स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बट उसके साथ जो उनकी बुनियादी आवश्यकता है वो है कि उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेट मिले। उसके लिए तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, और शायद उसके लिए भी हम लोग को जूझना पड़ेगा कि जो लड़कियां गांव में रहती हैं, गांव में उनको गुणवत्तापूर्ण पूर्ण शिक्षा न स्कूल में मिल पा रहा है, न कॉलेजेस में मिल रहा, आधे टाइम सभी बंद रहते हैं। वो लड़कियां क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? उनके पास, उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि उनको पटना भेजे पढ़ने या दिल्ली भेजे पढ़ने या ट्यूशन रख ले। वो पूरी तरीके से सरकार के सिस्टम पर आधारित है। तो सरकार का जो सिस्टम है शिक्षा को लेके, उसको तो बहुत मजबूत करके उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तब जाके हम जो बातें कर रहे हैं कि अगर मुझे कोई मारना चाहे तो इतना आसान नहीं है मारना, आपको कोई मारना चाहे तो इतना आसान नहीं है मारना। वो इसलिए क्योंकि हम शायद शिक्षित हैं, पूरे अवेयर हैं, और हम उस चीज से जूझ सकते हैं। उतनी शिक्षित हमको उन लड़कियों को करना पड़ेगा। हम ममता जी से एक और छोटा सा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। छोटा सवाल ममता जी, चूंकि अब जैसा सुमन जी भी बता रही हैं कि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो चूंकि शिक्षित वो हो रही है, वो भावनात्मक रूप से मजबूत हो रही है, क्या हम ये मान के चले? क्या शिक्षा के प्रसार ने उनको बहुत ही, उनकी चेतना को विस्तारित किया है? बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास आ रहा है, भावनात्मक रूप से वो मजबूत भी हो रही हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि माफ करें यदि किसी को बुरी लगे ये बात तो, लेकिन ये जो शिक्षा के आंकड़े हैं, तो ये चीज ये सारे स्थिति का को बिगाड़ ही रहे हैं। हम शिक्षित करने के आंकड़े देख रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं देख रहे हैं। हम क्योंकि मैं कॉलेज की प्राचार्य हूँ और मेरे पास आए दिन छात्राएं आती हैं, मुझे दुख होता है यह देखकर कि जो अच्छी छात्राएं हैं, जिनके अंक अच्छे हैं, वो सब कोई मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए निकल जाती हैं, कोई बाहर के कॉलेजेस में दाखिला ले लेती हैं। लेकिन बिहार में जो रह के पढ़ाई कर रही हैं, उनकी पढ़ाई, आधे की पढ़ाई इसलिए हो रही है कि उनकी, जैसा दिव्या जी ने कहा कि शादी नहीं हो रही है तो इसलिए कुछ नहीं करना है तो पढ़ो। आधे की पढ़ाई सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत पैसे दे रही है, कहीं 25,000 ग्रेजुएशन पे, कहीं 50,000 दे रही है, तो उसके लिए भी लड़कियां आ रही हैं। लेकिन माता पिता सबको ये देखना होगा कि सिर्फ हमारी बच्चियों का एडमिशन कॉलेज में डिग्री पाने के लिए नहीं हो, ज्ञान परक शिक्षा, यह आज समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारे यहाँ बच्चियां आती हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए और वो बोनाफाइड नहीं बोल पाती हैं, आज भी प्रैक्टिकल को प्रेडिकल बोलती हैं। तो ये जो चीजें हैं कि 25,000 के लिए हमको स्नातक की डिग्री ले लेनी है, 50 शिक्षा में गुणवत्ता की जरूरत है, दरकार है। जिस तरह की बहुत क्वालिटी बहुत ज्यादा जिक्र किया आप सभी शिक्षाविदों ने और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, तो ये बात बहुत जरूरी है। जी दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं, ऐड करिए। मैं ये विमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर के जब हम लोग बात कर रहे थे कि ऑफ कोर्स शिक्षा की जरूरत, जो मैम ममता मैम ने बताया और सुमन मैम ने बताया, ऑफ कोर्स शिक्षा की तो जरूरत है ही, और साथ में जो हम विमेन को एक होमोजेनस एक कम्युनिटी के रूप में देख रहे हैं, वैसा है नहीं। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या प्रिविलेज लेवल है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने आगे तक पहुंच पाते हैं। जैसा कि दर्शनी प्रिया जी आपने बताया कि जिस तरह से एक दलित महिला को सिग्नेचर नहीं करने की वजह से उसके ऊपर एट्रोसिटीज हुई, तो वो एक एजुकेशन नहीं होने की वजह से ही नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि उसका एक सोशल पोजीशन उस जगह पे है, और वो हाँ, और इस वजह से भी ऐसा होता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स ये 50% रिजर्वेशन की वजह से जो निचले स्तर पे है वहां पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। सुमन मैम ने बताया कि कैसे अब ज्यादा मुखर हो रही हैं। ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा, पुरुष जो थे पब्लिक स्पेस में हैं, महिलाएं अभी पहली बार आ रही हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम की उनको जरूरत होती है और धीरे धीरे वो मुखर होंगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की बात करेंगे, तो वहां सारे पार्टीज में आप देखें, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, आप जब देखेंगे तो वो महिलाओं को कितने % महिलाओं को वो टिकट देते हैं। प्रोग्रेसिव संगठन जो अपने आप को कहते हैं, वो संगठन भी 4% इस बार, पिछली बार
जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें 4% जो है वो महिलाओं को टिकट दिया गया था। और भी जो पार्टीज हैं 12%, 19%, मैक्सिमम 19% जो है वो टिकट जो है एमएलए के ये विधानसभा के चुनाव में मिला। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे, जैसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो वो जो छनते हुए चले जाते हैं। यहाँ हम लोग 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आ रही है, जब आप वहां पे बोलते हैं हर पार्टी से लोग आएंगे, यस, सब हम कोई विमेन बोलेंगे कि रिप्रेजेंटेशन की बात 33% करते हैं तो वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल लेकिन सही सवाल लेकिन उठाया जब आपने। जब चुनाव में है, चुनाव में हम्म, है, वो वहां पे टिकट नहीं देते हैं, और ऐसे ऐसे जगहों से टिकट देंगे जहां उनकी पार्टी को हारने का पूरा मतलब ऐसी जगह से हारने वाली टिकट जो है बस एक रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कि हाँ हमने हमने विमेन को टिकट दिया है, तो ऐसे ऐसे जगहों से टिकट देते हैं। हमने पिछले चुनाव में भी देखा सुमन जी है। तैयार तो रखिए, सुमन जी इसका जवाब तैयार रखी है, बताएं सुमन जी। तो दिव्या जी का जो ये जो बिल्कुल। क्या आप इत्तेफाक रख रही हैं चीजें, कि महिलाओं और का साथ में प्रतिनिधित्व जब बहुत आप टिकट रहा है? प्रोफेशनल नहीं, मैं जी इसीलिए बोल जी, रही थी कि और जब ये आप जो ये जो प्रोफेशनल, ये जो हल्ला है ना, ये हल्ला तो अब देश के स्तर तक जाएगा, तभी जब पंचायत से लोग निकल के ऊपर तक पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में, छोटी संख्या में नहीं। लेकिन देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि महिलाओं को जैसे ही नीचे कोई भी बदलाव नीचे से ऊपर जाएगा तभी वो दिखेगा, ऊपर से नीचे आएगा वो दिखेगा नहीं, वो नीचे आते आते खत्म ही हो जाता है। तो पंचायत का देखिए, चुनाव सवाल अपने आप सवाल में, बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस मैं सिस्टम ये पे जब हम चुनाव सोच की बात करते हैं, कही, और बताइए बताइए दिव्या जी। एक जी, एक एक बात और मैं बस ऐड करना चाहूंगी मैडम, मैं एक बात और ऐड करना हम्म, चाहूंगी कि बस ये पॉलिटिकल स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो जो भी सभी क्षेत्रों संस्थाएं में। हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस देखें, कोई भी जगह देखें, तो एंकर और इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि कितना ज्यादा लोग जो पीएचडी आप कर रहे होंगे, तो कई महिलाएं आप देखेंगे कि वहां पे हैं जो पीएचडी कर रही हैं, लेकिन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और ये जो हायरार्की जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मैम जैसे ये बहुत एक कम बहुत लोग बड़ा हैं, गैप है। जैसे ममता मैम यहाँ बैठी हुई हैं, तो वो धीरे धीरे जो है वो छटनी होते होते आप एजुकेशन सेक्टर में देखें या मीडिया सेक्टर में देखें या पॉलिटिक्स में देखें, वो कम होते जाता है। अगर इतना ही था तो 12% अभी जो विधानसभा में बस 12% महिलाएं जो हैं वो चुन करके आई हैं। तो इन सारी चीजों पे भी हमको ध्यान देना होगा कि पावर दिव्या जी, पोजीशंस दिव्या पे जी, महिलाएं कैसे दिव्या जाए। जी, दिव्या जी, मैं गंगा मानती जी हूँ आप कि ऐड अभी करिए। जी महिलाओं को, जी मैम। हाँ, महिलाओं को राजनीतिक अभी ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ या लोकसभा की तरफ, तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा कि हारने वाली जगहों पर टिकट देते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि एक सीट से सरकार गिरती है, इसलिए कोई भी पार्टी हारने के लिए कोई टिकट नहीं देती, ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, हमारा देखिए है क्या, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, महिलाएं पहले घरों में बदलाव में रहती थी, बदलाव और बदलाव लेकिन बहुत वो वक्त लेकर आता है। बदलाव आया है, महिलाएं घर से हम्म, निकलने लगी है, एंड कई सेक्टर पर तो महिलाओं का पूरा कब्जा है। जैसे आप देखिए, बिल्कुल। वो महिलाओं के गुणों के कारण भी है, प्राकृतिक गुणों के कारण भी नर्सिंग के क्षेत्र में महिलाएं बहुत है। आप लेकिन मॉन्टेसरी स्तर की टीचिंग में देखें तो वहां पर महिलाएं ही महिलाएं हैं। आप डेस्क पे अगर देखिए, जहां पर काउंसलिंग की बात हो या जहां पर रिसेप्शन की बात हो, रिसेप्शनिस्ट, तो वहां पर महिलाओं ने कब्जा जमाया है। तो धीरे धीरे महिलाएं पांव पसार रही हैं, माइंडसेट बदलेगा समाज का, शिक्षित हम होंगे, कुछ बैरियर्स टूटे हैं, कुछ बैरियर्स टूटना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी के चेन्स को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा लेकिन बदलाव लाने में ममता जी, समय सुमन जी लगता से है। सुमन जी से एक सवाल लेने की कोशिश करेंगे और फिर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, चूंकि हमारा आज का विषय ही था कि हमने स्त्रियों ने क्या संकल्प लिया है, बिहार की जो आधी आबादी है उसने क्या संकल्प लिया, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे कई बार ये कचोटता है कि हम बिहार की बात छोड़ दें, हम सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की भी अगर हम बात करें, बिहार की हम छोड़ दें, किसी राज्य विशेष की बात नहीं हो रही है, कितने प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जहां पे महिलाओं को फाइनेंशियल डिसीजन लेने में एक सहभागिता मिलती है? आप बताएं, आप स्वयं एक फैमिली से हैं, आप लोगों का मुझे नहीं मालूम, बट वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि जो जितने भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, आपको घर लेना है, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, या कोई भी जहां पे बड़ा बिग इन्वेस्टमेंट हो रहा है,
क्या महिलाएं महिलाएं वहां पे बराबरी के हिस्से में खड़ी हैं? शायद नहीं। चाहे अगर हम इसको बहुत ऑनेस्टली अगर इस पे हम बातचीत करें तो इसमें एक बहुत बड़ा क्योंकि घर के जो पुरुष हैं या घर के जो मुखिया हैं, मेल, आई मीन टू से मेल, तो उस हम पेट्रियार्की की बात करें उससे भी निकलना बहुत जरूरी है। बिकॉज सिस्टम में जब तक हमारा फाइनेंशियल भागीदारी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक हम किसी भी एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं सुमन जी से पूछ रही थी वो बहुत जरूरी था। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश जी ने साइकिल योजना, अभी दिव्या जी ने भी बात की कि साइकिल बांटा है लड़कियों को और साइकिल योजना के तहत उन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो बिहार की बेटियां हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त हो रही हैं। लेकिन मैं आंकड़े देख रही थी, बहुत चौंकाने वाले आंकड़े थे। पिछले 5 वर्षों में जो आंकड़े आए हैं लिंगानुपात का, अगर हम लिंग वेरिएशंस की बात करें, प्रति हजार जो लिंग है पुरुषों का, उसमें 26% की गिरावट आई है महिलाओं को लेकर। तो जो बिहार एक तरफ तो बेटियों को सशक्त कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, साइकिल दे रहा है, जो भी है, हर क्षेत्र में उसको आगे मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो लिंगानुपात है पुरुष और लड़कियों, बालक और बालिकाओं का, वो क्यों सिकुड़ रहा है? वो जन जागृति क्यों नहीं आ रही है समाज में? अभी भी जब हम 21st सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं, इतना कुछ हो रहा है जिसपे चर्चाएं हो रही हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा गैप अब क्यों? क्या इस गैप को नहीं हट जाना चाहिए? क्या क्या इस दर्शनीय सिस्टम में प्रिया, अभी प्रिया जी, आपने तो हम्म बहुत ही दुखती रगों पे हाथ डाल दिया है। तो अब नहीं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें क्वेश्चन है, बहुत जी, महत्वपूर्ण सवाल है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन लिंग अनुपात को अभी भी हम वहीं पे वहीं के वहीं खड़े हैं, उस पे हम क्यों नहीं नहीं, काम कर रहे? वहीं नहीं खड़े हैं और हम्म खराब स्थिति में आ गए हैं शिक्षा वही की मैं कह वजह रही हूँ, से। पिछले 5 वर्षों की जो रिपोर्ट आई है, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है, उसमें ये 26% की गिरावट आई है पिछले 5 वर्षों हाँ, में। तो वो वही मैं बोल रही हूँ कि ये और हम्म दुखद स्थिति हो गई है पहले से। जब हम्म जब आज से पहले का आंकड़ा देखे, मतलब 5 साल पहले का आंकड़ा देखे और अभी का आंकड़ा देखे, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, दुखद स्थिति हो गई है। उसके उसके यानी एक मात्र कारण 1,908 लड़कियां हैं। ये नए आंकड़े मैं बता रही हूँ, 1,000 लड़कों पे सिर्फ 908 लड़कियां हैं। ये मैं जी बिहार की जी बात कर रही हूँ। जी, तो कैसे देखिए बांटा अभी जाए? नहीं, बिल्कुल सशक्तिकरण की सही बात है। कर रही और हूँ। उसका उसका जो मुख्य वजह है, 2-3 है। उसको बहुत हम लोग को बारीकी से देखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। एक तो है, देखिए, जब हम पेट्रियार्कल सिस्टम की बात करती है, आप सभी जान रहे हैं कि हम्म सबों को बेटा पुत्र तो चाहिए ही चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में किसी भी हाल में चाहिए, चाहे वो 10 लड़कियों को गर्भ में मार के हो या गर्भ के बाहर मार के हो, लेकिन पुत्र तो चाहिए। एक बात है। और मैं अभी भी गांव में ही हूँ, मैं मधुबनी से भी 50 किलोमीटर सुदूर गांव में बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। ऐसे जगहों पे जहां पर कि हमारा जो बाकी के कम्युनिटी है, जिनको हम लोग बोलते हैं मुसहर हो, SC हो, ST कम्युनिटी है, वहां कभी जो भी गर्भपात नहीं होता है और लड़कियों को नहीं मारते हैं, और 10 लड़कियों को मार के तो बेटा नहीं पैदा करते हैं। वो बेटा उनको जरूर चाहिए होता है, वो वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बेटा सबको चाहिए, वो उनको भी चाहिए, बट वो लड़कियों को नहीं मारते हैं। उनके पास 4-4, 5-5, 7-7 लड़कियां होती हैं और 2 बेटे भी होते हैं। लेकिन ये स्वीकार ही करना पड़ेगा, सारे सबसे ज्यादा शिक्षित सो कॉल्ड अपर क्लास, चाहे वो पैसे से हो या जाति से हो, उनको सिर्फ और सिर्फ बेटा एक चाहिए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और आप उन आंकड़ों को अगर देखेंगी तो और ज्यादा आश्चर्य हो जाएगा, जहां पर कि अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है, जहां लिखे होते हैं कि यहाँ लिंग निर्धारण, लिंग भ्रूण जांच नहीं होता है, वहां का आंकड़ा, और जहां पे अबॉर्शन का क्लिनिक बना हुआ है, वहां का आंकड़ा बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वहां कोई भी मुसहर महिला नहीं जाती है गर्भपात कराने। हम और आप जैसे लोग ही अपने फैमिली के लोगों को लेके वहां पहुंचते हैं कि इनको तो 2 बेटी हो गई है। और हमारे सम्मानीय माननीय डॉक्टर्स अगर कोई भी सुन रहे होंगे, महिला गायनेकोलॉजिस्ट बड़े शान से कहती है, अरे आज के जमाने में क्या है, तुरंत चलो अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, पता चल जाएगा, रखना होगा तो रखना, नहीं तो टर्मिनेट कर देंगे, इसमें क्या जाता है, फिर अगली बार ट्राई कर लेना। जहां जिस प्रदेश में इस तरह की सोच है, मैं बिल्कुल धरातल की बात आपको कह रही हूँ, और ये रोज हो रहा है। मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना हब है, जहां आप जाइएगा तो ये पूरा बल्क में मिलेगा आपको।
कि वहां एबॉर्शन किस तरीके से हो रहे हैं, 3 महीने और 4 महीने और 7 महीने की गर्भ का। सवाल ये कि सरकारें क्या कर रही हैं, संस्थाएं क्या कर रही हैं, फिर मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा वहां? अगर इस तरह की चीजें आपके घटित हो रही है तो हमारी ये संस्थाएं कहाँ ऐसे मुद्दे हैं, ये आपने एक एक्ट बना दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने अब एक्ट बना दिया है कि आप किसी भी तरीके से भ्रूण जांच नहीं कर सकते हैं और गर्भपात नहीं करा सकते हैं, मगर वो एक्ट ही बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर 4 दीवारों के भीतर क्या हो रहा है ये तो कोई जाके देख नहीं सकता है। आपको पता है प्रिया जी कि महिला और भी जी बताइए। हाँ, और भी एक कारण मुझे लगता है कि आज भी जब हम लोग छोटे थे तो सुनते थे, हम लोग के पापा कहते थे कि हमारी बेटियां जब बड़ी होंगी उस समय दहेज खत्म हो चुका होगा, लेकिन दहेज का दानव आज भी खत्म नहीं हुआ है, न इसके आसार हैं, बल्कि आज और भी दहेज की मांग और बढ़ गई है। शादियों में अनाप शनाप खर्च बढ़ गए हैं। तो जब बेटियां होंगी तो जिस दिन से बेटी होती है उस दिन से माँ उसके दहेज के लिए सामान जुटाना शुरू करती है। उसका पिता उस दिन से इस सोच में मरने लगता है हर क्षण हर पल। ये जो वैचारिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दहेज की बात कर रहे हैं उसे तोड़ने की जरूरत है। मेरे ख्याल से रेखा शर्मा जी तोड़ेंगे आज के युवा, इसको तोड़ेंगे आज के युवा। जी वो जी अपनी पसंद की शादी करे, बिल्कुल वो अपनी पसंद की शादी करे, इसको आज के युवा ही तोड़ेंगे। विवाह उनको करना है, वो बहुत सुदृढ़ ढंग से खड़े हों कि ना हम दहेज ना लेंगे ना दहेज देंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ शादियां ऐसी हुई हैं जो दहेज रहित हुई और जिसको मीडिया ने भी अच्छा कवरेज दिया है। तो आज के युवाओं से यह अपेक्षा है कि वो इस चीज को लेकर के, वो लड़का हो वो लड़की हो, इस चीज को आगे लेके, क्योंकि गार्जियंस हैं जिन्होंने दहेज दिया है वो दहेज लेने की भी कोशिश करेंगे। बेटियों में दिया तो वो कहते हैं कि हम बेटे में क्यों नहीं लेंगे। इस तरीके की का सामाजिक ताना बाना है। तो युवाओं को आगे आने की जरूरत है, आने वाली जिंदगी उनकी है, तो ये जो दृढ़ फैसला है ये युवाओं को लेना होगा। बहरहाल ममता जी, रेखा जी हमसे जुड़ गई हैं। रेखा शर्मा जी, काफी देर से हम इनकी प्रतीक्षा में थे। ये हमारी पैनल की चौथी वक्ता हैं और बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी रही है और इंडियन इंडस्ट्रीज की ये चेयरपर्सन है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ये चेयरपर्सन है। काफी मुखर महिलाएं सक्रिय रही हैं और खासकर तौर से सामाजिक कार्यों में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम जानने की कोशिश करेंगे रेखा शर्मा जी, आप राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे ख्याल से वो फिर से चली गई हैं शायद। रेखा जी, आप सुन पा रही हैं? मुझे लगता है शायद तकनीकी खराबी की वजह से वो जुड़ नहीं पा रही है। शायद वो दोबारा कोशिश कर रही हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा ममता जी कि जो हमें एक वैचारिक चेतना की जरूरत है बिहार में। हम कुपोषण की बात करते हैं, एनीमिक की बात करते हैं। आज देखिए ना, बिहार में सिर्फ बिहार ही नहीं, मैं तो तमाम राष्ट्रीय लेवल की स्तर की बात करती हूँ कि सबसे ज्यादा एनीमिक महिलाएं ही है। किसी भी अगर आप विभाजन के तौर पे देखें तो महिलाओं में सबसे ज्यादा जो पुरुष और वर्ग और महिला वर्ग के बीच जो है एनीमिक की स्थिति जो है वो महिलाओं में। ऐसा क्यों? इतनी चेतना में विस्तार हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग शिक्षित हुए हैं, बावजूद इसके महिलाओं की जो हेल्थ रिपोर्ट सबसे डैमेज कंडीशन में है, वो सबसे डिटोरिएट स्थिति में है। तो देखिए क्या माना गया? इसके 2 कारण है। होता क्या है, सशक्त करने या समाज के कुछ एक तबकों को मुख्य धारा में जोड़ लें तो क्या उसे समावेशी विकास की जो अवधारणा है वो पूरी हो जाती है? मेरे ख्याल से नहीं। मुझे लगता है जब तक हम सभी वर्गों को लेकर और तमाम, चाहे वो शहरीकरण हो या फिर हम ग्रामीण लोगों की बात करें, जब तक वहां तक विकास की नींव नहीं पहुंचेगी, शायद हम उस जिस एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं वो सशक्तता तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। खैर, रेखा जी जुड़ गई हैं दोबारा। रेखा जी, आप सुन पा रही हैं? रेखा जी सुन पा रही हैं आप? रेखा शर्मा जी सुन पा रही हैं आप? आई गेस, मुझे लगता है तकनीकी खराबी की वजह से वो शायद सुन नहीं पा रही है। रेखा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। रेखा जी, रेखा जी सुन पा रही हैं आप? खैर चलिए, मुझे लगता है वो तकनीकी खराबी है। आज बहुत अच्छी बातचीत हुई और हम बहुत सारे मुकम्मल चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बुनियादी स्तर पे। शिक्षा कहाँ जरूरी है, क्यों जरूरी है और कहाँ तक इसे पहुंचाया जाना चाहिए।
कुछ बुनियादी समस्याएं जो हमारे समाज में अभी भी हैं महिलाओं को लेकर खास तौर से, उस चेतना की भी हम बात कर रहे हैं। हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहां तक हम जो जो एक नैरोइज्म है सोसाइटी में, एक संकीर्णता है, उस संकीर्णता की जो एक बहुत बड़ी दीवार है, उसको तोड़े बगैर शायद हम किसी भी संकल्पना को साकार नहीं कर पाएंगे, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, लिंगानुपात की बात करें या श्रमिकों की बात करें। तो अब आते हैं हम दिव्या जी की तरफ, और दिव्या से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक वुमेन के तौर पे, एक महिला के तौर पे, चूंकि आप बौद्धिक हैं और आपका सरोकार रहा है सामाजिक कार्यों से और सामाजिक संस्थानों से, और सामाजिक दायित्व का आप बखूबी निर्वहन करती हैं, क्या कुछ सोचती हैं कि नया वर्ष बिहार के लिए कैसा हो, नया महिलाओं के लिए कैसा हो, क्या संकल्प है मन में? सबसे पहले तो मैं ममता मैम ने जो बात कही कि यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी कि डिसीजन मेकिंग, चाहे वो आप अपने पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, जब तक डिसीजन मेकिंग में आपका अपना रोल नहीं होगा तब तक कोई किसी तरह का एम्पावरमेंट की बात हम नहीं कर सकते। और चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ का डिसीजन हो या क्या पढ़ना है उसको लेकर के आपका डिसीजन हो, या आपके लाइफ चॉइसेस क्या हो, आपके लाइफ पार्टनर कौन हो, ये डिसीजन जब तक आप खुद नहीं लेंगे तब तक एम्पावरमेंट की बात हम नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक अगर हम सोसाइटल लेवल पे बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी दहेज प्रथा को लेकर के मैम ने बात किया, बाल विवाह को लेकर के भी अभियान, रेखा जी अनम्यूट कीजिए, चला हुआ है। लेकिन ये बात एकदम मैम ने सही बोला कि किस तरह से ये दहेज प्रथा जो है और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। हमारे आपके जैसी महिलाओं को ये बोला जाएगा कि आप बहुत एजुकेटेड हैं तो आपको एजुकेटेड मिल जाएंगे, ये हो सकता है, लेकिन आपको दहेज जो खर्च है, दहेज इन द सेंस की आप एकदम जो खर्चे हैं, जो जिस तरह से खर्चे किए जाने चाहिए ऐशो आराम के साथ, जो आपके जो खर्चे हैं वो आपको उठाना होगा। तो ये चीजें अभी तक लोगों के दिमाग में है कि विमेन एजुकेशन जो है वो वहीं तक पहुंच के रह जाता है कि योर शादी जो है वो सही से आपकी हो जाए। और जब तक ये डिसीजन आप खुद नहीं लेंगे, आप अपने आप क्या करना चाहती हैं अपने लाइफ में वो डिसीजन आप नहीं ले पाएंगी। आप अपने घर में जो आपने बात किया दर्शनी मैम, आपने जो बात किया कि अपने घर का जो डिसीजन है, कुछ खरीदने का, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का, क्या महिलाओं से पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। तो सबसे और दूसरी बात जो है दहेज दे करके जो पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बात आएगी कि पेरेंटल प्रॉपर्टीज में भी महिलाओं का अधिकार हो, वहां सब कोई चुप्पी साध लेंगे कि हाँ दहेज प्रथा तो खत्म होनी चाहिए। हमारे एक दर्शक है तो आपकी बात पे टिप्पणी कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं मैं आप तक बात पहुंचा दूं कि आज बिहार में ये है कि हर दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ के नाम पे खरीदी जा रही है। तो क्या ये सशक्तिकरण का प्रतीक, क्या संकेतक? नहीं जी, मैंने पढ़ा था कि अगर बस खरीद लेना ठीक है, क्या महिलाएं उस प्रॉपर्टी को खुद से बेच के अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकती हैं? वो भी एक साजिश है, वो भी एक साजिश है, वो भी बिल्कुल, और महिलाएं उसी साजिश के चक्रव्यूह में फंस जाती हैं कि हमारे घर का मालकिनी तो महिला है, हमारे संपत्ति की मालकिनी तो महिला है, आप लोग क्यों हल्ला करते हैं कि महिला का शोषण हो रहा है, महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। लेकिन ये एक इतना बड़ा चक्रव्यूह है कि उस चक्रव्यूह से ही वो महिलाएं इतनी दबी हुई हो जाती हैं कि वो बोल नहीं पाती है कि हमें कब बच्चा चाहिए, कब नहीं चाहिए, मुझे कितना बच्चा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए। आपसे जुड़ेंगे ये जो ममता जी आपसे लेंगे, आपसे लेंगे। रेखा जी जुड़ गई है, बहरहाल उनसे हम कुछ पूछ ले, नहीं तो वो फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। रेखा जी अगर आप सुन पा रही हो तो, रेखा जी सुन रही हैं आप? रेखा शर्मा जी सुन रही हैं आप? मेरे ख्याल से अभी भी इनको आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। ममता जी आप कुछ ऐड कर रही थी। हाँ, मैं कह रही थी ना दिव्या जी, प्रॉपर्टी जो की जाती है महिलाओं के नाम से, वो टैक्स बचाने के लिए, कभी कभी टैक्स बचे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो सारे परिवार की प्रॉपर्टी ना हो जाए, इसलिए महिला की वो पर्सनल प्रॉपर्टी बनाई जाती है
इसमें ना उस प्रॉपर्टी की खरीद में महिला की सहमति होती है, ना उसके बेचने में महिला की सहमति होती है। और फिनेंशियल डिसीजन की मैं बात तो ये करूं, मैंने बहुत पढ़ी लिखी महिलाओं को भी देखा है, उनको अपने अधिकार नहीं मालूम है। अगर उनको एक इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट कोई करेगा तो वो बोलती हैं कि उनके घर में अगर पति नहीं कमाता है फिर भी वो बोलेंगी कि मैं पति से पूछ के बताऊंगी क्या इन्वेस्टमेंट करना है, LIC की कौन सी पॉलिसी लेनी है, यहाँ क्या खरीदना है। तो वो महिलाएं कितना मानसिक रूप से, वो हाथी की कहानी है ना कि हाथी को बचपन में चेन डाल दिया गया पैरों में, तो वो जब चेन से फ्री किया गया तो उस हाथी को अपना बल ही पता नहीं था, वो फिर भी धीरे धीरे ही कदम उठाता था। तो महिलाओं को इतना ना चेंड किया गया है कि वो कोई फिनेंशियल डिसीजन लेने में घबराती हैं। उनसे उनको लगता है कि वो कमा रही हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनसे गलती हो जाएगी, घर में उनको डांट पड़ेगी। तो कहीं कहीं महिलाएं भी पढ़ी लिखी अच्छे पदों पर महिलाएं मैंने देखा है वो सरेंडरिंग मूड में होती है और इन्वेस्टमेंट इत्यादि में बिना पति से पूछे वो एक कदम नहीं बढ़ती। तो ये जो बातें हैं, इस तरीके से महिला सशक्तिकरण तो होने से रहा, तो थोड़ा कुछ कदम हम बढ़ेंगे, कुछ कदम हमारे पुरुष साथी हमारा सहयोग करेंगे। रास्ता लंबा है, आधी दूरी तय की है, आधी दूरी और तय करनी है, जो दृढ़ संकल्प के साथ ही संभव होगा। रेखा जी जुड़ेंगी कुछ? आप सभी को मेरा नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ फाइनली आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं बहुत देर से ऑनलाइन हूँ और आप सबकी बातें तो सुन रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोगों की आवाज नहीं आ रही है और कुछ लोगों की आवाज आ रही है। ममता जी, दिव्या जी और सुमन जी, आप तीनों की बातें सुनकर और ये चैट विंडो पे जो लोग हमारे साथ हैं और अपने मैसेज भेज रहे हैं, एक तो इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ दर्शनी प्रिया को कि उन्होंने इस नए साल में इस तरह का एक बीड़ा उठाया, बातचीत करना शुरू करी। और देखिए, जब हम बातचीत करते हैं तभी मसले हल होते हैं, मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। छोटा सा परिचय देना चाहूंगी मैं, क्योंकि इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ और इंडस्ट्री या एकेडमिक्स में जिस तरह से महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, हमने न केवल अपने दिमाग के बल पर बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से ये साबित किया है कि आज महिलाएं पुरुषों के क्षेत्र जो समझे जाते थे उनमें भी, चाहे इंदिरा न्यूई हो, चाहे शिखा शर्मा हो, चाहे किसी भी महिला की नाम ले लीजिए आप, चंदा कोचर हो, उन्होंने ये साबित किया है कि हमें हमारी इच्छा शक्ति जो है बहुत दृढ़ है और हम जो इच्छा ठान लेंगे, जो समझ लेंगे, वो हम उसको अचीव करके रहेंगे। बिहार की जब हम बात कर रहे हैं, बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और उनकी क्या तैयारी है, चाहे वो एजुकेशन के साथ हो। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से को बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरी माँ खुद ही भी एक शिक्षक रही है और हम तीनों बहनें ही शुरू से ही एकेडमिक्स और बिजनेस में अपना काम कर रहे हैं और अच्छा आगे बढ़े हुए हैं। तो मुझे कहीं, और जो मेरी बुआ है, जो घर की अन्य महिलाएं हैं, वो पढ़ी लिखी ना होकर भी एक डिसीजन मेकिंग वाले रूप में बैठी हुई है। चाहे अब उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन भी आ रही है। मैं गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ और गढ़वाल में महिलाओं को शुरू से ही पुरुषों से ज्यादा सबल समझा जाता था, चाहे क्योंकि मातृ प्रधान रहा है हमारा क्षेत्र, जहाँ पर महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती। उनको शुरू से ही घास काटना सिखाया जाता है और घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना और खेतों का ध्यान रखना, क्योंकि वो काम करती है, क्योंकि वो बाहर निकल रही है, क्योंकि वो परिवार को संभाल रही है, इसलिए उसकी बात का से था, उसकी बात मानी जाती थी। तो जहाँ हम जब बात कर रहे हैं कि केवल शिक्षा होगी तो वो सशक्त होगी, ऐसा नहीं है। अगर वो अपनी बात को सही से रख रही है तो वो सशक्त है और वो कुछ भी कर सकती है। ऐसे कितने ही उदाहरण है, चाहे हम शिवाजी राव जी की माँ की बात करें, चाहे हम किसी की भी बात करें, केवल शिक्षा एक पैमाना उसके सशक्तिकरण का नहीं हो सकता। उसकी सशक्तिकरण तो उसकी इच्छा शक्ति ही है।
तो बिहार में भी बहुत मैं मानती हूँ कि आने वाला साल जो है और महिलाओं की तरक्की वाला साल होगा, और महिलाएं और अच्छे से आगे आएंगी और अपनी बातों को रखेंगी, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे सामाजिक रूप में हो, वो करेंगी। जी बिल्कुल। बहरहाल अब चूंकि हम कार्यक्रम के अंत तक पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छी सारगर्भित बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, ममता जी से जानने की कोशिश करेंगे, ममता जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 नए क्या संकल्प लिए हैं अगले आगामी 2022 के लिए। ममता जी फटाफट बताएं 2 ऐसे संकल्प बिल्कुल जो बिल्कुल। आप। जी शिक्षा के क्षेत्र में ये संकल्प कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, और यह संकल्प सिर्फ एक शिक्षिका के नाते नहीं बल्कि एक माँ के नाते, एक बहन के नाते, कि हमारी बच्चियां क्या पढ़ रही हैं उस पर माता पिता की एक अच्छी नजर हो, और उनको ज्ञान मिलने के लिए शिक्षा हो, शिक्षा सिर्फ डिग्री के लिए ना हो। एक यह संकल्प। और दूसरा कि शिक्षा पूरी की जाए, हर हाल में पूरी की जाए। केंद्र सरकार की एक बात आई है कि 21 साल शादी की उम्र की जाए। मैं इसलिए भी खुश हूं, और ये संकल्प होगा इस दिशा में कि हाँ, बच्चियों को पढ़ने का पूरा मौका मिले। उनसे ये मौका 18 वर्ष में शादी करके, कि अब उम्र हो गई है, छीना न जाए। वो 21 वर्ष तक पढ़ेंगी तो निस्संदेह एक मकाम तक शिक्षा के पहुंचेंगी, और वो बिहार की हर लड़की को यह अवसर मिले, और बिहार की हर लड़की शिक्षा का जो एक न्यूनतम ग्रेजुएशन एक लेवल है, जिसके बाद प्रतियोगी परीक्षाएं इत्यादि शुरू होती हैं, तो उस लेवल तक पहुंचे, तो हर लड़की को शिक्षा का यह अवसर मिले। ये 2 संकल्प मैं शिक्षा के बहुत क्षेत्र में। बढ़िया ममता जी ने बहुत सही कहा। नालंदा की भूमि यूं ही आगे चिरकाल तक अपनी मशाल पोशी बहुत सही कह रही हैं आप कि ये जो एक डिसीजन हुआ है 21 वर्ष की आयु में शादी वाला, ये हम सब के लिए भी बहुत अच्छा है। उन क्षेत्रों में हम जो शहरों में आ गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन गाँव में आज भी कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन, एक सोच तो बनेगी कि नहीं, अभी तक 18 साल तक के लिए था, अब कम से कम 21 साल जब हुआ है तो थोड़ा तो इस तरफ ध्यान दिया जाएगा, और थोड़ा तो डर बैठेगा उन लोगों में जो बहुत जल्दी बच्चों की बेटियों की शादियां कर देते हैं, तो थोड़ा सा एक डर रहेगा और लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी सुमन जी, 2 सामाजिक संकल्प बताएं। सबसे पहले तो मैं यही इस साल में करने वाली हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़ा हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो। मेरा मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होके अपने हाथ से जब मेहनत करके पैसा कमाती हैं, तो उनको अंदर से एक सशक्तिकरण आता है, और वो एक डिसीजन लेने की स्थिति में भी आती हैं, और वो तब फिर कुछ चीजों से टकराना भी शुरू कर देती हैं, और वो आगे बढ़ती है। तो ये मेरा तो पहला संकल्प होगा कि इस साल के अंत तक मैक्सिमम महिलाओं को मैं सशक्तिकरण में आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश करूंगी, और उसके ऊपर मैं काम भी कर रही हूँ, अभी शुरू भी कर दिया है हमने। और दूसरा जो है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो आपने बोला ना कि वो लड़कियों का अभी भी अनुपात रेशियो इस साल में बहुत घट के नीचे आ गया है, तो हमारा एक कैंपेन चल रहा है, वुमेन हेल्थ राइट्स कैंपेन चल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस साल में उस कैंपेन के अंदर इसको पूरा कंसंट्रेट करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को बचा सके हम लोग, उनको धरती पे आने का मौका दें, उनको फलने फूलने का मौका दें, ताकि अभी एक और भी बुरी खबर आने वाली है आने वाले 2-3 सालों में, कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी करने के लिए। कारण चाहे जो भी को झेल रहे हैं, बहुत पहले से इस समस्या से 2-4 हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, और काफी लड़के लाइन में हैं जिनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए हमें किसी भी हाल में लड़कियों को सेव करना होगा, और जनसंख्या को, लड़कियों की संख्या को तो निश्चित तौर पे बराबरी में लेके आना होगा, बराबरी ही नहीं उससे ज्यादा ही लेके जाना होगा। तो मैं इसके ऊपर जरूर काम करूंगी, क्योंकि मेरा दोनों ही टारगेट समूह है, महिलाओं को अपना आत्मनिर्भर बनाना। वही महिलाएं जब माँ बनेंगी तो वो डिसीजन ले सके कि हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को सेव कर पाए। ये हमारा संकल्प होगा। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आप जैसी महिलाएं जन जागृति ला रही हैं, समाज के हर तबके से जुड़ रही हैं,
और अपनी बात वहां पहुंचा रही है, मुझे लगता है एक मुकम्मल जो एक दरवाजा है वहां तक पहुंचने का, शायद वो खुल रहा है आप लोगों के जरिए। आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उन सबके जरिए जुड़ रहा है। दिव्या गौतम, आप राज्य स्तर पे क्या दो संकल्प लेकर लेकर चल रही हैं जिसमें सब कुछ हो? स्टेट वाइज दो संकल्प बताएं जो आप महिलाओं के लिए नए वर्ष में चाहती हैं। पहली ही बात कि मैं यंग जो महिलाएं हैं उनके उसके तरफ से मैं ये अपील करना चाहूंगी अपने सरकार से कि ज्यादा से ज्यादा विमेन के हेल्थ पे, विमेन के एजुकेशन पे खर्च हो, और वो एक बेहतर इंसान बन के जो एक बेहतर इंसान बने, और उसे सेव करने से ज्यादा जरूरी है कि वो खुल के अपनी जिंदगी जी सकें, अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकें। ऐसे एक स्वतंत्र इंसान की तरह हम अपने घर से भी और अपने गवर्नमेंट से भी ये चाहें कि उस तरह से हम लोग एक ट्रीट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी सारी यंग महिलाओं की तरफ से कि अब ये समय आ गया है कि हम साथ रोटी बनाएंगे और साथ रोटी कमाएंगे, और तभी जाकर के चीजें बदलेंगी। और ये चीजें अभी की जरूरत है, और दोनों कोई साथ मिल करके जब तक नहीं चलेंगे चीजें बदलेंगी नहीं। और यही मैं सोचती हूँ कि बिहार में महिलाओं की जरूरत है और महिलाओं की इच्छाएं भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है इस पटल पे जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं वो निश्चित ही कहीं ना कहीं उस दौर से बाहर आई हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके जीवन में भी वो कभी ना कभी एक छटाक भरा जो अंधेरा है वो आया होगा। वो कहते हैं कि जो सवेरा हुआ है तो कभी अंधेरी रात भी रही होगी, और जो सन्नाटा पसरा है तो कभी हवा भी तेज रही होगी। तो ऐसे ही नहीं चलता ये बधाइयों का सिलसिला, वक्त की जागतियां तो तुमने भी सही होगी। तो आप तमाम महिलाएं जिस क्षेत्र से आई हैं, जहां से भी आई हैं, मैं नहीं जानती आपका बैकग्राउंड क्या है, कि जहां से भी जिस परवरिश जिस अपब्रिंगिंग से आप आई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो चीजें होंगी जो आपने भी सही होंगी, कुछ देखी होंगी, उन हालातों से निकली होंगी। और उन हालातों से निकलकर जब इंसान बाहर आता है तो वो तब कर जब निकलता है तो चमकता है। तो ये जो चमक आज बिखर रही है, आप जो महिलाएं मशाल बनकर एक चमक बिखेर रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो चमकती हुई आग है ना, ये हमारी उन तमाम दूसरी महिलाओं तक जरूर पहुंचेगी जहां तक आप लोग पहुंचाना चाह रही हैं। तो बहुत अच्छी बातचीत रही मेरे ख्याल से। रेखा जी भी अपना कुछ संदेश देना चाहें तो सुन रही हैं रेखा जी? मेरे ख्याल से दिव्या आपकी आवाज वो सुन पा रही है, बाकी मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आप उनसे गुजारिश कर लें कि वो महिलाओं के लिए क्या संकल्प ले रही है नए वर्ष में। वो मुझे कह रही थी मेरी आवाज तकनीकी खराबी की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। आप उनसे ये प्रश्न पूछ लें कि नए वर्ष में वो उनका महिलाओं के लिए माइक क्या। म्यूट है, रेखा जी अच्छा, का फिर माइक जो है वह जी उसको, जी हाँ जी, अभी ठीक है। एक्चुअली मुझे दर्शनी की आवाज नहीं आ रही। दर्शनी प्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आप पूछ लीजिए। आप वक्ता में से कोई सुमन एक जी, और प्रश्न पूछ। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे। ममता जी रेखा की और मैम, दिव्या जी की आवाज आती है। रेखा मैम, दिव्या दर्शनी जी, जी आप कह रही है अपना कि संदेश अभी दें। जी हाँ जी, अब नए साल में आप क्या संदेश देना चाहती हैं, उनका ये सवाल है। अच्छा, नए साल में मैं ना केवल बिहार बल्कि सभी महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगी। हम जब हमें सरकार से तो हम डिमांड करते ही हैं कि वो अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस और बहुत सारी ऐसी ऐसी काम करे जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो। पर हमें हमें अपने आप से, हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने आप को ये डिटर्मिनेशन के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। उनको ये आजादी देनी पड़ेगी कि उसको बराबर का अधिकार है अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का, अपने लिए सही 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 चुनने का कि मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या कर सकती हूँ। हम उसको उसको क्यों आश्रित होने की बात समझाते हैं। तो जैसे मेरी 2 डॉटर्स है, तो मैं हर समय ये चाहती हूँ कि वो अपना डिसीजन खुद ले। शादी कब करनी है कब नहीं करनी ये उनका डिसीजन होना चाहिए। उन्हें क्या काम करना है क्या नहीं करना है ये उनका डिसीजन होना चाहिए। बेटे के साथ संपत्ति में उनका अधिकार बराबरी का होना चाहिए। ये हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो हम एक बेहतर समाज जरूर बना पाएंगे। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी बातचीत रही और सारगर्भित बात रही। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज की चर्चा में हमने ये जानने की कोशिश की कि महिलाओं ने, आधी आबादी ने किस तरह के संकल्प को लिया है और किस शक्ति के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। चूंकि कहा भी गया है कि लोकतांत्रिक समाज जो होता है वो संवादों पर आधारित होता है। हम विचार विनिमय के लिए अक्सर जो है ना संवादों को के जरिए अपनी बात करते हैं और युक्ति से, तर्क से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आज के निष्कर्ष में हमने ये जानने की कोशिश की कुछ बदलाव है, बुनियादी बदलाव। जैसा सभी वक्ताओं ने कहा कि हमें लिंगानुपात को घटाना है, हमें शिक्षा का प्रसार करना है, हमें स्वास्थ्य पे भी काम करना है, सेहत पे भी काम करना है और जो पिछड़ी हुई जो एक तबका है उसको भी मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। तमाम ऐसे काम है जिस पे काम करने की जरूरत है। इसी संकल्प के साथ कि 2022 एक बहुत ही अच्छा एक विश्व बंधुता की राह पर बढ़ने वाला एक वर्ष हो। ये सहज और संयमित करने वाला वर्ष हो, तनाव रहित वर्ष हो, लोग आगे आए, बुजुर्गों को सुविधाएं मिले, महिलाएं सुरक्षित रहें और एक सुंदर भविष्य हमारे समक्ष हो। तो इसी कामना के साथ हम आज की बातचीत को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और कड़ी में आप जैसे ही वक्ताओं के साथ और करते हैं बिहार की अपनी समस्याओं पे और उसके निष्कर्ष पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वक्ता हमसे जुड़े और अपनी बात, अपने विचारों को और अपने संवाद को हमसे साझा किया। बहुत बहुत आभार। बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।